सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. Today we are going to learn the lesson number 16 sensory organ और इस लेसन का हम करने वाले हैं पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन के बारे में। ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आईज से हम देखकर बता सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। कानों से हम सूंघकर बता सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हम नाक से सूंघकर बता सकते हैं कि कोई भी फ्रूट अच्छा है, फ्रेश है या खराब हो गया है ना। हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो खट्टी है, मीठी है या तीखी है। ओके, मतलब और साथ में हम स्किन से टच करके बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ है, रफ है, सॉफ्ट है, हॉट है या कोल्ड है। अभी हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट। मतलब हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कोऑर्डिनेशन? मान लीजिए स्टूडेंट, आप साइकिल चला रहे हैं। बाइसिकल चलाना सबको आता है ना, मुझे भी आता है। तो आप बाइसिकल चला रहे हैं। अब बाइसिकल चला रहे हैं तो होता क्या है, जब हम बाइसिकल सीखते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो हम बहुत बार गिर जाते हैं। पता है आपको क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारी आँखों में आँखों का कानों के साथ, आँखों का हाथों के साथ और हाथों का पैरों के साथ और बॉडी का साइकिल के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, इसीलिए हम गिर जाते हैं। क्योंकि देखो, जब हमें साइकिलिंग करना होता है तो हमें पैडल भी चलाने होते हैं, हैंडल भी संभालना होता है, कोई सामने आया तो रिंग बेल भी बजानी होती है और आंखों से देखकर बराबर डायरेक्शन में साइकिल को मोड़ना भी पड़ता है। और ये हम स्टार्टिंग में नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आता, इसलिए हम बार बार गिरते। और जब एक बार पैरों, हाथों और आंखों में कोऑर्डिनेशन बन गया, हम साइकिल को स्पीड में चलाते हैं। ये सब किसके कारण होता है पता है? कोऑर्डिनेशन के कारण। और यही कोऑर्डिनेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वी कैरी आउट मेनी टास्क। हम बहुत सारे प्रकार के काम करते रहते हैं दिन भर, बहुत सारे टास्क कैरी आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा हूँ, बुक में देख रहा हूँ और मेरा जो पेन का एरो है ये बराबर लाइन पर चल रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं आंखें बंद कर दूं तो मैं क्या देखकर पढ़ पाऊंगा? नहीं। अरे मेरी आंखें ही नहीं खुली रहेगी तो मैं देखूंगा कैसे और हम फिर पढ़ेंगे कैसे और आपको पढ़ाएंगे कैसे? मतलब कि मैं क्या देख रहा हूं, देखने के बाद उस शब्द को मैं बोल रहा हूं, अपनी हाथों की एक्शन से आपको समझा रहा हूं। ये सारा क्या है? तो बच्चों, ये सारा कोऑर्डिनेशन है हमारी आंखों का मुंह के साथ और हमारी आंख और मुंह का हमारे हाथों के साथ कोऑर्डिनेशन है। ओके, कोऑर्डिनेशन। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा थंब मूव करना है, ये मैंने सिर्फ थंब मूव किया। अब मुझे ये 4 फिंगर मूव करनी है, हमने 4 फिंगर। अब मुझे मिडिल फिंगर मूव करनी है तो मैंने मिडिल फिंगर मूव की, देखिए। अब मुझे छोटी वाली फिंगर मूव करनी तो मैंने इस फिंगर को मूव कर दिया। ओके, अब मुझे 5 फिंगर मूव करनी तो मैंने 5 फिंगर मूव कर दिया। अब मुझे मुट्ठी बना लेनी तो हमने मुट्ठी बना लिया। ये किसके कारण हुआ? कोऑर्डिनेशन के कारण। अब मुझे बता, मुट्ठी कैसे बनती है? मुट्ठी कैसे बनती है? 5 उंगलियां जब एक साथ मिलती है तो मुट्ठी बनती है। अब मान लीजिए मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब मुझे मुट्ठी बनानी है तो मेरी ये 2 उंगलियां मुड़ ही नहीं रही है, तो ये ऐसी है। तो अब क्या मुट्ठी बन गई? क्या नहीं बनी। इससे मुट्ठी बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब ये 5 एक साथ आएगी, दैट इज। तो जब हम कोई भी काम करते हैं ना बच्चों, तो उस काम को सही तरह से करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है बॉडी के साथ, बॉडी पार्ट के साथ। और वो सब जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब आइए पढ़ते हैं। फॉर एवरी टास्क वी मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। हर काम के लिए हम अलग अलग तरह की मूवमेंट करते हैं। साइकिल चलाने के लिए हम सिर्फ पैरों का नहीं तो हाथों का, आंखों का, कानों का भी यूज करते हैं, है ना। क्योंकि पैरों से हम साइकिल की स्पीड बढ़ाएंगे, हाथों से साइकिल को संभालेंगे, कानों से सुनेंगे, अरे किधर से कोई आ तो नहीं रहा है, हमें ठोक देगा नहीं तो।
और आंखों से देखेंगे कि हमें साइकिल किधर किधर लेके जानी है। सो वी यूज डिफरेंट पार्ट अवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मूवमेंट। हम हमारे बॉडी की अलग अलग मूवमेंट के लिए अलग अलग पार्ट का बॉडी पार्ट की हेल्प लेते हैं। द वुमन इन दिस पिक्चर रोस्टिंग सम पीनट्स इन पैन। ये जो वुमन है ये कढ़ाई में कुछ शेंगदाने मतलब जो पीनट्स होते हैं, ओके, फली दाने, उसे भून रही है, ओके, रोस्टिंग कर रही है। विच पार्ट ऑफ हर बॉडी इज यूजिंग। इसके लिए वो कौन से पार्ट का यूज कर रही है। देखिए हमें क्या दिख रहा है कि वो हाथों से, एक हाथ से टोंग्स पकड़ मतलब चिमटा पकड़ के उन्होंने कढ़ाई को पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ में उनके चम्मच है, ओके, स्पून से वो क्या कर रही है कि वो जो पीनट्स है उसे स्टीर कर रही है, बराबर मिला रही है, ओके। आंखों से देख रहे हैं कि पीनट का कलर बराबर आया या नहीं, और पीनट अगर भून के मतलब रोस्ट होके रेडी हो गए तो उसमें से एक स्मेल आएगी और वो स्मेल से ये पता कर लेंगे कि पीनट्स रेडी हो चुके हैं, है ना। तो देखिए कितनी चीजों का काम पड़ा, आंख का, नाक का, हाथ का, है ना। सो हर हैंड इज बेंट टूवर्ड्स, साथ में उसने अपना हेड भी नीचे की ओर झुका के रखा हुआ है। शी इज होल्डिंग द पैन स्टेडी विथ टोंग्स। चिमटे की मदद से उन्होंने पैन पकड़ के रखा है, ओके, और विद द स्पैक्चुला, स्पैक्चुला मतलब चम्मच होता है, बड़ा चम्मच, ओके। इन हर राइट हैंड शी स्ट्रिंग पीनट्स इन द पैन, और वो पैन में जो पीनट्स है उसे वो स्ट्रिंग कर रही है मतलब मिला रही है अच्छे से। सो हर आईज आर ऑन पैन, उसकी आंखें पैन पर लगी हुई है मतलब पैन को देख रही है। शी इज वॉचिंग एंश्योर दैट पीनट आर प्रॉपरली रोस्टेड, वो देख ये रही है कि जो पीनट है वो अच्छे से भुने या नहीं। विल रोस्टेड पीनट हैव अ टिपिकल सेवरी फ्लेवर, अब जो रोस्टेड पीनट है उसे अच्छा फ्लेवर आया या नहीं, तो इससे कैसे पता चलेगा। व्हेन हर नोज गेट दैट स्मेल, जब उसकी आंख नाक को वो स्मेल आएगी कि पीनट्स की खुशबू आएगी। आप खारी गरम खाते हैं ना, फली दाने, वो गरम वाले जो ठेले वाला लेके जाता है, उस ऊपर मड़का रख देता है और नीचे सारे शेंगदाने गर्म होते रहते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, उसकी एक अलग ही स्मेल आती है। वैसी अगर स्मेल आ गई तो वो लेडी को पता चल जाएगा कि पीनट अभी खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो शी इज गोइंग टू पुट ऑफ गैस स्टोव, और उसके बाद वो गैस स्टोव बंद कर देगी। सो यू कैन सी दैट सेवरल पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड वर्क टुगेदर स्मूथली, मतलब किसी भी काम को स्मूथली करने के लिए अलग अलग पार्ट हमारे बॉडी के काम आते हैं। इफ वे आर नॉट कोऑर्डिनेशन शी वुड फंबल, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो परेशानी हो जाएगी, या तो उसे इंजरी हो सकती है क्योंकि वो गर्म चीजों को के साथ वर्क कर रही है, या फिर जो पीनट्स है वो बराबर रोस्टेड नहीं होंगे। द पीनट माइट स्पिल, पीनट खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं, या फिर कच्चे रह सकते हैं। दे मे बी ओवरडन, या तो वो ज्यादा भून जाएंगे, और दे मे नॉट गेट रोस्टेड वेल इनफ, या फिर वो अच्छे से नहीं भून पाएंगे। कब? जब पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब हाथ अच्छे से काम नहीं करेंगे, या आंखों से बराबर दिखाई नहीं देगा, या नाक से बराबर स्मेल नहीं आएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वी नीड कोऑर्डिनेशन टू गेट एनी टास्क डन स्मूथली, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। स्टूडेंट एक काम कीजिए, आप लिखने में माहिर है, आप किसी भी चीज को लिख सकते हैं, आंखें बंद करके लिखने की कोशिश कीजिए और सीधी लाइन में लेकर जाइए। क्या आप आंखें बंद करके सीधी लाइन लिख सकते हैं? क्या ये पूरा पेज आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कहाँ कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन में कब टर्न होना है, ये हमें आंखों से ही पता चलेगा। हाथ का काम है वो तो लिखेगा, पर इस हाथ को कंट्रोल कौन करेगा? हमारी आंखें बताएगी अरे ये लाइन कंप्लीट हो गई, अब दूसरी लाइन में लिखो। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गिव राइज मिस्टेक और मडल्स, तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो मिस्टेक हो जाती है। इसलिए तो जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं और ऐसे में जब हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हम क्या हो जाते हैं? साइकिल से गिर जाते हैं, है ना? होता है ऐसा। So how our movements are coordinate when stitching cloth sewing machine, जब हम सिलाई मशीन चलाते हैं तो मूवमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करती है। देखिए सिलाई मशीन चलाने के लिए हमें पैरों की जरूरत होती है,
एक बार चक्का घुमाने के लिए हमें हाथों की जरूरत होती है, तो पहले हाथों से हम चक्का घुमाते हैं, फिर पैरों से कंटिन्यू घुमा के रखते हैं, फिर एक हाथ कपड़े के पास लेके आते हैं। ओके, मशीन चलते रहती है और हाथ से फिर कपड़े को बराबर ऐसे देखते रहते हैं, और जहां पर रब करना है वहां से जो पीछे का घोड़ा है उसे उठाते रहते हैं। तो ये सारा काम है, ये सब कोऑर्डिनेशन का है। अब दूसरी बात एक देखिए, अब सिलाई मशीन की बात करें तो सिलाई मशीन में अगर सुई टूट गई तो क्या होगा, सिलाई नहीं होगी। बेल्ट अगर उतर गया तो क्या होगा, मशीन नहीं चलेगी, सिलाई नहीं होगी। धागा खत्म हो गया तो सिलाई नहीं होगी। मतलब सबका कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। सो ओवरकम डिसएबिलिटी। इफ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन वेल, जब हमारे बॉडी के पार्ट बराबर काम नहीं करते तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, जिसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो उनके पैर नहीं होते या फिर वो चल नहीं पाते, तो पैर अगर बराबर काम ना करे, ओके, तो वो पैरों से डिसेबल होते हैं, वो चल नहीं पाते, फिर उनके लिए व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। जिनके हाथ काम नहीं कर पाते, ओके, वो लिख भी नहीं पाते। जिनकी आंखें खराब हो जाती है वो देख नहीं पाते। तो ये सब डिसेबिलिटी में आता है। सो वी फेस मेनी डिफिकल्टीज इफ आवर आईज डू नॉट फंक्शन वेल। अगर हमारी आंखें अच्छे से काम ना करें तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हो जाएगी। ओके, हमें चश्मा लगाना पड़ेगा, हमें रास्ता बराबर दिखाई नहीं देगा तो हमें लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा चलने के लिए। वी कैन नॉट सी प्रॉपरली, हम सही तरह से देख नहीं पाएंगे। इफ आवर ईयर डू नॉट वर्क एज दे शुड वी कैन नॉट हियर वेल। अगर हमारे कान बराबर काम ना करे तो हम अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। इन सच अ सिचुएशन आवर मूवमेंट आर नॉट स्मूथ। ऐसे सिचुएशन में हमारी मूवमेंट स्मूथ नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि हम सारा मतलब सभी जगह ध्यान नहीं दे सकते। अब देखिए ये ड्राइवर है, ये बस चला रहे हैं, तो ये बस चला रहे तो इन्हें सभी तरफ ध्यान में रखना होता है कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे से किसने हॉर्न मारा, हॉर्न देने वाला बाइक वाला है या कार वाला है या ट्रक वाला है। अगर उन्हें साइड देनी है तो बस को कितनी साइड रास्ते से हटानी होगी। समझ में आ रहा है? जैसे कोई बस में चल रहा है तो यहाँ पर एक मिरर होता है, इस मिरर से दिख जाता है कि बस में कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन इन्हें रखना होता है। अगर ये बस ड्राइवर में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, मान लो बस ड्राइवर को सुना ही नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, पीछे वाला कोई उसे ठोक देगा या फिर ये किसी और को ठोक देंगे, या दिखाई नहीं देगा तो बस कहीं गिर जाएगी, है ना। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती है, बट सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम। पर ऐसी सिचुएशन से भी बाहर निकला जा सकता है। सम डिसेबिलिटीज कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारी डिसेबिलिटीज ऐसी है जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है। इन द सेम मैटर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर पीपल। और सेम मैटर में हम अपने जो घर के लोग हैं इनकी मदद कर सकते हैं। ऑफ्टन सम स्पेशल डिवाइस कैन बी यूज ओवरकम द डिसेबिलिटीज। इस डिसेबिलिटी से बचने के लिए स्पेशल डिवाइसेस आते हैं। देन इट बिकम पॉसिबल टू कैरी आउट अवर ओन टेक इंडिपेंडेंटली। मतलब कि अगर इनका इलाज हो गया तो वो खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आंखों से बराबर नहीं दिखाई देता तो आप स्पेक्ट्रल मतलब चश्मा लगाइए, अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। कानों से अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो एक मशीन आती है, हियरिंग मशीन, जिसे सेल लगाकर कानों में लगाना पड़ता है। तो वो क्या करती है, बाहर की आवाज को रिसीव करके आपको बहुत ज्यादा आवाज में सुनाती है, जिससे आपको क्लियरली सुनाई आ जाता है। ओके, जिसे हम हियरिंग मशीन कहते हैं। सो इफ वी कैन नॉट सी वेल, अगर हम बराबर ना देख पाए, वी कैन यूज स्पेक्ट्रल, हम चश्मों का यूज कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी एट वेल, वी कैन मेक यूज ऑफ साउंड। वी कैन नॉट सी एट वेल, वी कैन मेक यूज ऑफ साउंड। अगर हम बराबर देख नहीं सकते तो हम साउंड का यूज कर सकते हैं। पता है स्टूडेंट्स, बैट होता है ना, बैट, चमगादड़, वो देख नहीं पाता, फिर भी वो अंधेरे में उड़ता है। और जब वो अंधेरे में उड़ता है ना, वो किसी भी चीज से नहीं टकराता। क्यों? क्योंकि वो एक आवाज निकालता है और उसकी आवाज के मदद से ही वो बराबर उड़ता है। मतलब उसे दिखाई नहीं देता फिर भी वो उड़ता है। देखिए कितना कितना दिमाग वाला पक्षी है वो। ओके, तो हम तो मैन हैं
और मैन तो सबसे ज्यादा होशियार है, तो अगर हमारी आंखें नहीं रही फिर भी हम चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। किसकी मदद से? साउंड की मदद से। साउंड से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा साउंड किधर से आ रहा है। और फील, हम किसी चीज को छूकर फील कर सकते, बता सकते हैं। विद द हैंड वी गेट थिंग्स डन, और हम हमारे हाथों से उन सभी कामों को अच्छे से कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग व्हाइट कैन। कई बार आपने देखा होगा कि एक ब्लाइंड पर्सन, उसके हाथ में व्हाइट कैन मतलब एक छड़ी होती है। वो छड़ी क्या करती है? वो छड़ी उसको रास्ता दिखाती है। ब्लाइंड पर्सन यूज कैन टू फील वे इन फ्रंट ऑफ देम। वो क्या करते हैं? लकड़ी से रास्ता कैसा है, रास्ते में नाली तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, ये सारी चीजें क्या करते हैं? ऐसे लकड़ी से वो ऐसे पहले टटोल के देखते हैं और उसी के बाद वो आगे बढ़ते हैं। द साउंड दे हियर अराउंड देम also help them to know the situation around them। मतलब कि साउंड जो उनके आसपास जो चल रहा होता है, उस साउंड को सुनकर वो ये पता लगा लेते हैं कि आसपास की सिचुएशन कैसी है। दस दे कैन मेक देयर वे इंडिपेंडेंटली इवन ऑन अ क्राउडेड रोड फुल ऑफ ट्रैफिक। तो अगर ऐसे पर्सन को अगर ट्रेन किया जाए जिसकी आंखें नहीं है और उसे ट्रैफिक में भी छोड़ दिया जाए तो भी वो बराबर ट्रैफिक में चलेगा और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंखें तो नहीं है, पर आंखों के अलावा जो दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स है उसका उन्होंने एक्स्ट्रा यूज करना सीख लिया होता है। नाउ अ पर्सन हु कैन नॉट हियर वेल कैन यूज हियरिंग मशीन। मतलब जो व्यक्ति अच्छे से सुन नहीं सकता वो हियरिंग मशीन का यूज कर सकता है। देखो इन्होंने हियरिंग मशीन कान में लगाई हुई है ना। दोज हु कैन हियर एट ऑल कैन यूज साइन लैंग्वेज। जो कुछ भी नहीं सुन सकता, जिसका मशीन भी इलाज नहीं है, उसके लिए साइन लैंग्वेजेस होती है। मतलब जैसे कि पानी लाना, भूख लगी है, इस तरह के साइन लैंग्वेज। इन सम केसेस अ सर्जरी कैन हेल्प पर्सन टू हियर। कई केसेस में ऐसा होता है कि कानों का ऑपरेशन किया जाता है और उनसे फिर कान ठीक किए जा सकते हैं। इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन अ लेग, अगर पैर में अगर तकलीफ है, अगर पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज। स्पेशल व्हील चेयर का यूज किया जाता है जिससे वो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सकते हैं। देन द डिफेक्ट इन द लेग इज नो मोर हर्डल। मतलब कि जो डिफेक्ट जो लैग है, मतलब इन्हें लगता है कि हमारे पैर नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो जब इनके पास इस तरह की अगर गाड़ी आ जाए और वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तो वो उनके लिए फिर अच्छा होता है, उन्हें उतना दुख नहीं होता कि हम कुछ कर नहीं सकते। सो डू यू नो अरुणिमा सिन्हा, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट, और ये स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा इसे बिना पढ़े। आपको पता है अरुणिमा सिन्हा कौन है? अरुणिमा सिन्हा एक वुमन है उत्तर प्रदेश की। वह एक बार क्या हुआ, जब वो 22 साल की थी, 22 ईयर्स ओल्ड की, वो एक ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। उनके गले में कुछ चैन थी, ओके, और उस चैन को चोरने के लिए कुछ चोरों ने उनके गले को ऐसे जोर से पकड़ लिया और जैसे मान लीजिए चैन है, इसे खींचने की कोशिश की। उससे बचने के लिए उनके बीच में हाथापाई हो गई और उन चोरों ने गले की चैन तोड़ ली और उसे ट्रेन के नीचे फेंक दिया, चलती ट्रेन के नीचे। ओके, इस भाग दौड़ में क्या हो गया कि उनका एक पैर ट्रेन में कट के अलग हो गया और एक पैर उनका बचा था। ओके, एक पैर कट गया और एक पैर उनका बचा हुआ था। और जिस जगह पर वो गिरी थी वो जंगल वाला रास्ता था, तो वहां पर कोई आता जाता भी नहीं था। वो कम से कम 5-6 घंटे वही पटरी पर पड़ी रही, बहुत देर तक। और जो छोटे छोटे कीड़े उड़े जो है उनके पैरों को ऐसे खा रहे थे। ओके, और वो बेचारी दर्द के मारे तड़प रही थी। उसे तो भगवान ने बचा लिया कि उस जान नहीं गई, पर फिर बाद में कुछ लोगों का जब ध्यान उनके तरफ गया तो लोगों ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटलाइज शिफ्ट किया। और हॉस्पिटलाइज शिफ्ट करने के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका एक पैर काट दिया गया, पैर नहीं रहा, अब उसके पास एक ही पैर है। ओके,
तो जब उसने देखा कि मेरे पास अब एक पैर नहीं रहा, तो वो उसे तो बहुत बड़ा शौक लगा। पर जब उसके बारे में बताया गया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तुम बहुत देर तक पटरी पर ही पड़ी थी, फिर भी भगवान ने तुम्हें बचा लिया, तो उसने खुद को खुशनसीब समझा और उसने उस बात को पॉजिटिव लिया कि अगर ऊपर वाले ने मुझे बचाया है तो जरूर कुछ अच्छा करने के लिए बचाया होगा। फिर उसने डिसाइड किया कि मेरे पास एक पैर तो नहीं है, पर मैं काम कौन सा करूंगी पता है? माउंट एवरेस्ट, मतलब पर्वतों पर चढ़ने वाला। पता है पर्वतों पर चढ़ना कैसे होता है? आपको पता है पर्वत कैसे होते हैं? पर्वत बहुत बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर ऊंचा है। कैसे होता है? ऐसे खड़ा पर्वत होता है, ऐसे, वो भी बर्फ का बना। इस बर्फ के पर्वत पर एक हाथ से कुल्हाड़ी से फंसाकर ऊपर चलना होता है, खुद को रस्सी बांध के लटक लटक के। ऐसे में अरुणिमा सिन्हा के पास अब एक ही पैर है। उसने डिसाइड किया कि मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी, मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूंगी। और उसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके दिखाया। वो हर वीक प्रैक्टिस करते रही। अरुणिमा की स्टोरी है कि वो एक माउंट एवरेस्ट बन गई। ओके, एक वो जो माउंट एवरेस्ट जो चढ़ने वाले होते हैं, ओके, वो बन गई। अब देखिए मतलब कितनी पॉजिटिविटी है कि एक पैर नहीं होने के बाद भी, जिसके पास दोनों पैर होते हैं ना, वो भी माउंट एवरेस्ट में नहीं चढ़ पाते। कई लोग तो पहाड़ों से गिरकर मर जाते हैं। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए जब जाते हैं तो पहाड़ों से गिरकर मर जाते हैं। जिसके पास एक पैर नहीं था, उसके पास एक ही पैर था। एक ही पैर की मदद से उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाई। उसे बहुत सारे सरकारों के तरफ से मेडल्स और नोबेल प्राइज भी मिले हैं। तो ये थी अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी, और ये एग्जेम्पलरी स्टोरी है, ब्रेव स्टोरी है। जैसे हमने इंग्लिश में ब्रेव स्टोरीज के बारे में पढ़ा था ना, उस तरह से। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ा हमने इस लेसन में। व्हाट वी हैव लर्न, आवर सेंसरी ऑर्गन टेल अस अबाउट सिचुएशन ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में हमें कौन जानकारी देते हैं? हमारे सेंसरी ऑर्गन। द आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। और ये 5 क्या है? सेंसरी ऑर्गन। मतलब सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5। बहुत, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है। हाथ है, पैर है, ओके, चेस्ट के अंदर लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, बहुत सारे ऑर्गन है। पर सेंसरी ऑर्गन जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, दैट इज ओनली 5। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। वी कैन सी विथ अवर आईज, हम आंखों की मदद से देख सकते हैं। हियर विथ अवर ईयर, कानों की मदद से सुन सकते हैं। स्मेल विथ अवर नोज, है ना, नाक से हम स्मेल ले सकते हैं। टेस्ट विथ अवर टंग, है ना, जीभ से हम टेस्ट ले सकते हैं। एंड फील विथ अवर स्किन, स्किन की मदद से हम फील कर सकते हैं। सो व्हेन वी वर्क वी नीड हैव कोऑर्डिनेशन इन ऑल द टास्क। तो जब हम काम करते हैं तो सारे काम करने के लिए हमें, स्मूथली काम करने के लिए हमारे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। डिफिकल्टीज में अराइज ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इफ एनी पर्सन डज नॉट फंक्शन वेल वी मे फेस डिफिकल्टीज इन डूइंग वर्क। अगर इफ एनी ऑर्गन, नॉट अ पर्सन, अगर कोई ऑर्गन सही फंक्शन नहीं करता तो हमें अपने काम करने में डिफिकल्टीज हो जाती है। इफ वी मस्ट नॉट गिव अप इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज दे कैन ओवरकम। वी मस्ट नॉट गिव अप इन फेस ऑफ डिफिकल्टीज। तो जब भी हम मुसीबत में आए तो गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप करना मतलब उम्मीद छोड़ देना कि नहीं, मतलब कि अब मेरा एक पैर नहीं है तो मैं चल नहीं सकता। ओके, मेरे घर में भी एक पर्सन है, मेरा भांजा है, मेरा सबसे बड़ा भांजा, उसका एक पैर नहीं है, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया तो पैर काटना पड़ा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीना छोड़ दे। वो तैयारी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, और एक बहुत होशियार बच्चा है वो, और उसने नकली पैर भी हमने उससे लगवा दिया है और वो चलता भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब उसके वो एक पैर नहीं है फिर भी वो बाइक चला लेता है, वो स्कूटी चला लेता है। तो ये सब क्या है? मतलब उन्होंने हार नहीं मानी, वो काम कर रहे, आगे बढ़ रहे, उन्होंने हार नहीं मानी है। समझ में आ रहा है? उन्होंने हार नहीं मानी, मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया है।
तो जब भी कोई डिफिकल्टीज होती है ना, गिव अप नहीं करना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए, दे कैन बी ओवरकम। और अगर आप गिव अप नहीं करोगे, आप परेशानियों को लड़ते हुए आगे बढ़ोगे, तो आप जीत जाओगे। सो even if there is a disability in any organ, we can find a way out of that difficulties. We can learn to be self reliant। तो देखिए कि मान लीजिए हमारे बॉडी से कोई भी एक आधा ऑर्गन अगर खराब हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे, हम नए रास्ते ढूंढेंगे, फाइंड अ वे, नया रास्ता ढूंढेंगे उससे डिफिकल्टी से बाहर निकलने के लिए, या उस कमी को हमारे शरीर से नजरअंदाज करने के लिए। मतलब मान लीजिए, देखिए जो व्यक्ति अंधा होता है वो जीना नहीं छोड़ देता, वो कहीं जाके मर नहीं जाता, वो जिंदा रहता है और उसी डिफिकल्टी के साथ जीता है। अंधे व्यक्ति भी पढ़ाई करते हैं, अंधे व्यक्ति भी ऑफिसर्स बनते हैं, अंधे व्यक्ति भी पढ़ते हैं, अंधे व्यक्ति भी लिखते हैं। उन सबके लिए एक स्पेशल टाइप का स्कूल होता है, वो सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये सब कैसे कब होता है? जब वो गिव अप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? गिव अप नहीं करेंगे, मतलब हार नहीं मानेंगे। तो आई होप दैट ये लेसन इस पार्ट में यहीं पर खत्म होता है। आई होप दैट ये लेसन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। So students, write the question answers. Question C, which sensory organ give you the following information? नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन हमें कौन से सेंसरी ऑर्गन बताते हैं? द गवावा इज स्वीट। ग्वावा जो है, जो जाम है, जो पेरू जो है, तो कैसा है? स्वीट। ओके, कैसा है? स्वीट है। तो ये कौन बताएगा हमें? टंग। सनफ्लावर येलो है, तो सनफ्लावर का कलर येलो है, किससे देखकर बताएंगे? आंखों से। तो ये कौन बताएगा हमें? आईज। द मेडिसिन इज बिटर। ओके, दवाई जो है वो कड़वी है, या फिर ओके कड़वी तो फिर कुछ अलग टेस्ट होता है, जो हमें कौन बताएगा? टंग। द चिकू इज सिंगिंग, सॉरी द कुकू इज सिंगिंग ऑन द ट्री आउटसाइड। मतलब घर के बाहर जो पेड़ है वहां पर कोई कोयल गा रही है, कौन बताएगा हमें? ईयर्स। द इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब आपको पता है क्या होता है? अगरबत्ती। अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक हैज अ नाइस फ्रेग्रेंस। अगरबत्ती की खुशबू बहुत अच्छी है, कौन बताएगा हमें? नोज। द टॉवेल इज रफ, टॉवेल सॉफ्ट नहीं रफ है, कौन बताएगा? स्किन, है ना। उसके बाद आंसर इन अ ब्रीफ, यहाँ पे हमने लिख कर रखा हुआ है, फटाफट देख लीजिए। हाउ आर द टू हैंड यूज वाइल रोस्टिंग पीनट्स। जब पीनट्स को रोस्ट किया जाएगा तो दोनों हैंड से कैसे काम करोगे? तो पैन होल्ड विथ टोंग्स बाय वन हैंड, चिमटे से कढ़ाई को पकड़ के रखेंगे, इसके लिए एक हाथ का यूज करेंगे। एंड स्पेक्टुला इन अनदर हैंड, और चम्मच जो होगा वो दूसरे हाथ में लेंगे, इससे फिर पीनट्स को इजीली रोस्टेड कर पाएंगे। व्हाट इज मीन बाय सेंसरी ऑर्गन? द ऑर्गन दैट टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग। ऐसे ऑर्गन जो हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में बताते हैं इज कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन। ओके, उसके बाद थर्ड का क्वेश्चन देखिए, व्हाट हेल्प डू वी गेट फ्रॉम अवर सेंसरी ऑर्गन। हम हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमें कौन सी हेल्प मिलती है? तो देखिए, वी कैन नो अबाउट अवर सराउंडिंग, मतलब हम हमारी सेंसरी ऑर्गन की मदद से हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जान सकते हैं। ये हेल्प हमें विद द हेल्प ऑफ अवर सेंसरी ऑर्गन, ये हेल्प हमें सेंसरी ऑर्गन से मिलती है। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, सॉरी व्हाई इज कोऑर्डिनेशन नेसेसरी? सो कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू डू एनी वर्क प्रॉपरली। किसी भी काम को सही तरह से करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखकर मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक। आवर आईज टेल अस फॉर समथिंग इज, मतलब ये एफ जो है छोटा रहेगा। आवर आईज टेल अस, हमारी आंखें हमें बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। आवर ईयर्स टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग, हम मतलब कानों से पता कर सकते हैं कि जो साउंड आ रहा है वो कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। द स्मेल टेल अस दैट द एयर इज फ्रेश, मतलब हम सूंघ कर बता सकते हैं कि हवा जो है वो कैसी है? फ्रेश है, या फिर जिसे हम कहेंगे फॉल। ओके, तो यहाँ पे फ्रेश भी आ सकता है, फॉल भी आ सकता है।
आवर ब्लैंक टेल अस दैट समथिंग इज हॉट, कोई चीज गर्म है, ये कौन बताएगा? स्किन। आवर टंग फील्स एज इफ बर्निंग, इट इज बर्निंग व्हेन वी ईट चिल्ली, हम ऐसी क्या चीज खाएंगे तो हमारे जीभ में जलन होंगी, दैट इज चिल्ली, है ना। मिर्च खाने से जीभ में सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होता है। सो टेक दिस स्नैपशॉट और इसे अपनी नोटबुक में लिखकर हमें फटाफट व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, तो ये देखिए ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 17, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।